हेलो एंड वेलकम टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी एंड अकाउंटेंसी के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं और उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं वो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 7 लेक्चर कर लिए हैं। ये जो है 8th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड ऑन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा PYQ_पेडिया, ठीक है। और अगर आप इसके वेयर एक्ट को देखना चाहते हैं तो जो 7th नंबर लेक्चर है उसमें हम लोगों ने बात की थी द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के बारे में। एक समराइज हम लोगों ने एक लेक्चर की थी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अब इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो कहाँ से होंगे? यूपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर में जितनी भी पोस्ट आती है उसमें आती है ALC की एग्ज़ाम आती है और LEO की आती है, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, EOAO की आती है और APFC की आती है। ये 4 एग्ज़ाम जिसमें कि लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन से क्वेश्चन आती है। तो हम लोग इन चारों जितने भी पेपर हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें से क्वेश्चन देख रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के फ़ायदे एक ये भी होंगे कि जैसे कि कुछ चीज़ें होंगी ऐसी होंगी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में डिस्कस करते समय में छूट गया होगा, तो आपको क्वेश्चन बनाते समय में वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन ये हैं ये किसी न किसी चारों में से कोई किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो एग्ज़ाम हुई थी 2016 में, उसमें पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस in which representatives of workmen and employer involved in an industrial dispute are brought together before a third person or group of person who facilitate through mediation to reach a mutually satisfactory agreement। इनमें से 4 चीज़ें हमें दी हुई है। एक आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, कॉन्सिलिएशन और कॉलेक्टिव नेगोशिएशन। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयर और वर्कमैन सब दोनों एक जगह बैठते हैं और कोई पर्सन, थर्ड पर्सन, ये मेडिएट करता है। ओके, थर्ड पर्सन क्या करता है? उसको मेडिएट करता है। तो इसमें हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, तो आर्बिट्रेशन क्या होता है ये अगर पता होगा, फिर एडजुडिकेशन क्या है ये पता होगा, कॉन्सिलिएशन क्या है, कलेक्टिव नेगोशिएशन, तो आपका काम आसान हो जाएगा। वैसे तो हमने जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है उसमें हम ये सारी टर्म डिस्कस किए हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन बनाने के लिए मैं ये बता देता हूँ कि जो आर्बिट्रेशन होती है वो एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, ओके, जहाँ पे थर्ड पार्टी होता है और जो डिसीजन होती है वो डिसीजन जिसमें इसमें जो भी होती है वो बाइंडिंग डिसीजन होती है, ठीक है। तो एक तो आर्बिट्रेशन हो गया। दूसरा क्या है? एडजुडिकेशन। आर्बिट्रेशन समझ में आ गया, एक लीगल प्रोसेस है ना। एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस है जहाँ पे एक थर्ड पार्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेटर, ठीक है ना। और आर्बिट्रेटर जो है सो एक आर्बिट्रेटर होता है और एम्प्लॉयर साइड के लोग होते हैं और वर्कमैन साइड के लोग होते हैं, और ये यहाँ पे क्या होता है, दोनों का सुन करके ये डिसीजन लेता है। ओके, तो ये हो गया आर्बिट्रेशन। और कॉन्सिलिएशन क्या होता है? कॉन्सिलिएशन क्या होता है कि जैसे ये कॉन्सिलिएशन ऑफिसर है और यहाँ पे ये क्या कहते हैं इसमें एम्प्लॉयर, और यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, वर्कमैन, ठीक है। ये दोनों मिल करके अपना एक एग्रीमेंट बनाता है, बस ये देख के रहता है। समझ में आया दोनों में अंतर? यहाँ पे क्या होता है, आर्बिट्रेशन में फैसला थर्ड पर्सन लेता है, और यहाँ पे ये क्या होता है कि बस ये रहता है, दोनों मिल करके ही एग्रीमेंट बनाता है और दोनों बाइंडिंग होता है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन। क्लियर? यहाँ पे जो थर्ड पर्सन होता है वो डिसीजन लेता है, यहाँ पे बस ये मैनेज करने के लिए रहते हैं थर्ड पर्सन कॉन्सिलिएशन में। ये दोनों अपना एक एग्रीमेंट बनाते हैं, ओके, बस इनके सामने में। ओके, तो ये आर्बिट्रेशन। तो हमारा जो आंसर होगा वो कॉन्सिलिएशन, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द मेडिएशन, पर्सन हु फैसिलिटेट थ्रू मेडिएशन टू रीच अ म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट। क्योंकि दोनों जिससे सेटिस्फाइड है वो एग्रीमेंट पे रीच करते हैं। क्लियर? इसमें क्या है, इन दोनों का सुन करके आर्बिट्रेशन, जो आर्बिट्रेटर होता है वो डिसीजन लेता है। तो आर्बिट्रेशन समझ में आ गया होगा, कॉन्सिलिएशन समझ में आ गया। तो एडजुडिकेशन क्या होता है? एडजुडिकेशन होता है और लीगल प्रोसेस है, ठीक है, लीगल प्रोसेस है
अब ये क्या है, ये आपको जैसे कोर्ट में कोई भी मैटर चला गया तो उसको हम लोग बोलेंगे कि कोई जज के पास चला गया तो उसको बोलते हैं एडजुडिकेशन। ओके, समझ में आ गया। अब एक क्या है, कलेक्टिव निगोशिएशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग या निगोशिएशन। ये क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि एम्प्लॉयर्स, कोई एम्प्लॉयर्स है, अब एम्प्लॉयर्स और उसके साथ साथ कुछ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय या ग्रुप ऑफ वर्कमैन, है ना, ये सब बैठ करके एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि भाई कोई भी अगर प्रॉब्लम होगा तो उसको बोलते हैं कि कलेक्टिव निगोशिएशन। दोनों बैठ करके कि ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ये बोलते नहीं ऐसा, फिर दोनों बीच का मार्ग खुद से डिसाइड करते हैं, दैट्स अ कलेक्टिव नेगोशिएशन। तो आंसर क्या हो गया, कॉन्सिलिएशन। आपको ये एक्सप्लेनेशन में सारी दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क्स कमेटी, सेफ्टी कमेटी एंड कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये सारी कमेटी बनती हैं और इस कमेटी में कौन होते हैं, वर्क्स कमेटी में कौन होते हैं, सेफ्टी कमेटी में कौन होता है, कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी में कौन होता है। इस सब में क्या होते हैं कि वर्कर्स के भी लोग होते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर सारे एम्प्लॉयर्स के लोग होंगे तो क्या होगा कि वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे, बट हमें अगर मान लेते हैं कि इसमें वर्कर्स के लोग होते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ठीक है, इससे क्या होगा कि मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो गया। ये जो कमेटी है कैंटीन मैनेजमेंट का, ये एजुकेशन स्कीम है नहीं, वर्कर्स कोऑपरेटिव नहीं है, वर्कर्स सजेशन स्कीम नहीं है, दैट्स अ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। थोड़ी और अगर आपको जाननी है तो आर्टिकल 43A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, स्टेट को ऐसी इंश्योर करनी चाहिए कि इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में वर्कर का पार्टिसिपेशन हो। तो ये जितने भी हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी हाल में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर 2017 में पेपर हुई थी, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन क्या था, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन इज अ स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अंडर। कौन सा एक्ट है जिसमें आर्बिट्रेशन को, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन को स्टैट्यूटरी मिला है। इसका मतलब क्या हो गया कि किस एक्ट में वॉलंटरी आर्बिट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है। तो ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में लिखा हुआ है। इसमें क्या है, सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं थोड़ा बता देता हूँ कि सेक्शन 10A ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कहता है कि वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। ठीक है, कोई भी डिस्प्यूट अगर होता है ना, कोर्ट जाने से पहले अगर एम्प्लॉयर और वर्कमैन अगर एग्री हो जाता है कि हम ऐसा करते हैं कि बिफोर गोइंग कोर्ट, है ना, बिफोर गोइंग टू कोर्ट जाने से पहले ये लोग सोचते हैं कि हम बीच में पहले ही कुछ कर लेते हैं, है ना, तो क्या होगा, एक रिटन एग्रीमेंट बनती है और उसमें आर्बिट्रेशन होती है। आर्बिट्रेशन मतलब एक आर्बिट्रेटर होते हैं और एम्प्लॉयर और ये दोनों होते हैं, और ये दोनों क्या करते हैं, दोनों अपनी अपनी बातें बताते हैं और डिसीजन कौन लेता है, जो आर्बिट्रेटर होता है। लेकिन ये जो होगी वॉलंटरी, दोनों अगर चाहेंगे तब, ऐसा नहीं होगा कि एम्प्लॉयर अगर चाहेगा कि आर्बिट्रेटर के पास जाए या वर्कमैन चाहेगा, तो दोनों अगर चाहेगा तो एक एग्रीमेंट बनती है और उस एग्रीमेंट के बाद एक आर्बिट्रेटर डिसाइड होता है और वो फैसला लेता है। ठीक है, तो आंसर हो गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इसका हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया है, आप अगर इससे पहले वाले वीडियो देखेंगे वहाँ पे। ठीक है, सो ये हो गया एक्सप्लेनेशन आपका। अगला क्वेश्चन है, एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एन इंटरिम और अ फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और ऑफ एनी क्वेश्चन रिलेटिंग देयर टू बाई एनी लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल एंड इंक्लूड्स एन आर्बिट्रेशन अवार्ड मेड अंडर सेक्शन 10A कैन बी टर्म्ड एज। इसको क्या बोलते हैं। अब ये जो है, ये अगर आप डिफिनीशन देखेंगे, डिफिनीशन में हमने बताया था, ठीक है, सेक्शन 2B में लिखा हुआ है कि अवार्ड क्या होगा। अवार्ड सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझिए कि ये आंसर होगा अवार्ड। और अवार्ड होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आप कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, चाहे लेबर कोर्ट में जाते हो, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जाते हो या नेशनल ट्रिब्यूनल में, वहाँ पे एक डिसीजन दी जाती है, जो भी डिसीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अवार्ड। ठीक है, तो ये पूरी लाइन लिखी हुई है डिफिनीशन में। ठीक है, सो दिस इज अवार्ड मीन्स एन इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का जो फाइनल डिटर्मिनेशन होगा, ठीक है ना, किसके द्वारा, लेबर कोर्ट हो, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसके द्वारा जो डिसीजन होगा उसको हम लोग अवार्ड बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द जुडिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट। लेबर कोर्ट के जुडिक्शन में क्या नहीं आता है, ये क्वेश्चन है। अब जो लेबर कोर्ट है वो
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 7 में है, सेक्शन 7 में, और इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लेबर कोड बनाएगा, और लेबर कोड कौन से डिस्प्यूट पे काम करेगा, वो मैटर जो सेकंड शेड्यूल में लिखा हुआ है। अब सेकंड शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। तो उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर है, ऑर्डर पास्ड बाय द एम्प्लॉय है, रीइंस्टेटमेंट ऑफ वर्कर है, नहीं है तो कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग स्ट्राइक, ये नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी। अब एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं सेक्शन 7 के बारे में लिखा हुआ है, और सेकंड शेड्यूल में कौन कौन सी बातें हैं। द प्रोप्राइटी और लीगलिटी ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कोई ऑर्डर निकालता है, वो लीगल है कि नहीं, वो चीज़ आपको लोअर लेबर कोर्ट में जा सकते हो। जो ऑर्डर है उसकी इंटरप्रिटेशन कौन करेगा, वो लेबर कोर्ट करेगा। रीइंस्टेटमेंट ऑफ, है ना, और ग्रांट ऑफ रिलीफ, वर्कमैन को फिर से इंस्टेटमेंट करना या रिलीफ देना, ये रॉन्गफुली अगर कोई डिसमिस्ड हो गया तो उसको ये कौन डिसाइड करेगा, ये। और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं वो आपको लेबर कोड डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ ले ऑफ अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अगर आप ले ऑफ करते हैं, किसी को हटा रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, तो 50% ऑफ बेसिक वेज एंड डीए देना पड़ता है। ये कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 25C, राइट ऑफ वर्कमैन लेड ऑफ फॉर कंपनसेशन। अगर आप वर्कर को ले ऑफ कर रहे हो तो आपको देने पड़ते हैं कंपनसेशन, और कंपनसेशन क्या होगा, कितना देना होगा, 50% ऑफ बेसिक वेज एंड डियरनेस अलाउंस। ओके, ये एक्सप्लेनेशन है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, टेम्पोररी क्लोजिंग डाउन, ओके, एंड परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेस्पेक्टिवली। अगर टेम्पोररी क्लोजिंग बंद करते हैं किसी इस्टेब्लिशमेंट को तो क्या बोलेंगे, और परमानेंट क्लोजिंग डाउन करेंगे तो क्या बोलेंगे। अब आप देखिए, जो क्लोजर है वो सेक्शन 2CC में लिखा हुआ है कि क्लोजर क्या होता है। क्लोजर होता है परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो परमानेंट कौन सा है, सेकंड वाला है, तो सेकंड वाला तो क्लोजर होगा, ठीक है। अब जो टेम्पोररी क्लोजिंग डाउन होगा वो क्या होता है, तो सेक्शन 2L, ठीक है, सेक्शन 2L क्या बोलता है कि लॉकआउट वो होगा, टेम्पोररी क्लोजिंग ऑफ ए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को लॉकआउट हो गया। तो आप समझ गए, क्लोजर मतलब परमानेंट बंद करना है, ठीक है ना, और 2L लॉकआउट का मतलब क्या हो गया, टेम्पोररी क्लोज कर रहे हो आप, ठीक है। अब दो और टर्म है, उसके बारे में बता देता हूँ। स्ट्राइक होता है कि आप जैसे मान लेते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल है, वो बोलेगा अब हम काम नहीं करेंगे, सेशन ऑफ वर्क, है ना, तो वो स्ट्राइक हो गया। और ले ऑफ वो होता है, जैसे मान लेते हैं कि किसी भी कारण से एम्प्लॉयर बोलेगा कि अब हम आपको काम पे नहीं रख सकते हैं। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, रॉ मटेरियल के अवेलेबल नहीं हो, या स्टॉक हमारे पास ज़्यादा हो गया जो बिक नहीं रहा है, या मशीन ब्रेक डाउन हो गया, या कोल पावर की ये नहीं हुई, क्या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो सेक्शन 2KK कहता है, सेक्शन 2KK, ठीक है, ये कहता है कि आप ये क्या है, वर्कमैन का एम्प्लॉयमेंट देने से रिफ्यूज कर जाएगा बिकॉज ऑफ द रीजन मैंने बताया है कि अगर कुछ फेल्योर हो गया, रॉ मटेरियल्स नहीं है वो, तो वो हो गया ले ऑफ, ठीक है। आप ये देखिए, तो आंसर इसका क्या हो गया, सी। ओके, ये देखिए, ये आपका एक्सप्लेनेशन है, सारी चीज़ें लिखी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट द प्रोविजंस ऑफ ले ऑफ अंडर चैप्टर 5B ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल। अब आपको एक चीज़ इसमें बता देता हूँ कि चैप्टर 5B जो है वो स्पेशल प्रोविज़न है, ले ऑफ स्पेशल। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ले ऑफ रिट्रेंचमेंट वगैरह के बारे में बात हो रही है। तो उसमें क्या क्या है, चैप्टर 5B वैलिड है फैक्ट्री के लिए, प्लांटेशन के लिए और माइन के लिए। तो नॉट पूछ रहा है किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, तो होटल, तो आंसर सी हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, चैप्टर 5B स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू ले ऑफ रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर इन सर्टेन, कुछ एस्टेब्लिशमेंट में ले ऑफ रिट्रेंचमेंट और क्लोजर के लिए प्रोविजन। और इस फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट का मतलब फैक्ट्री, जो डिफिनीशन है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में, माइन जो माइन्स एक्ट में डिफाइंड किया गया है माइन, प्लांटेशन जो प्लांटेशन लेबर एक्ट में डिफाइन किया गया है। तो आंसर हो गया हमारा होटल, ठीक है, वो मेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एन एम्प्लॉयर
कैन नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ सर्विस, सर्विस का कंडीशन चेंज नहीं कर सकता है ऑफ द सर्विस, जो सर्विस फोर्थ शेड्यूल ऑफ द एक्ट में स्पेसिफाइड है, विदाउट गिविंग नोटिस। विदाउट गिविंग नोटिस, कितने दिन में नोटिस दिए बिना आप सर्विस की कंडीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, वो कंडीशन जो फोर्थ शेड्यूल में है। आप अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे सारी शेड्यूल को मैंने डिस्कस की है। ओके, तो ये होता है, ये है आंसर। 21 दिन के अंदर आपको बता के तभी आप चेंज कर सकते हो, अगर सर्विस कंडीशन चेंज करना है, जैसे डे कुछ चेंज करना हो गया, ठीक है ना। ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सेक्शन 9A, नोटिस ऑफ चेंज। नो एम्प्लॉयर हु प्रोपोजेज टू इफेक्ट एनी चेंज इन द कंडीशन ऑफ सर्विस एप्लीकेबल टू एनी वर्कमैन in respect of any matter specified in fourth schedule shall effect such without giving to the workman, like जो वर्कमैन अफेक्ट हो रहा है उससे, उसको आपको नोटिस देना है 21 दिन के अंदर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आप नोटिस देने के 21 दिन के बाद ही आप कर सकते हो चेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रेज्ड एज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय ट्रेड यूनियंस ऑफ वर्कर। कौन सा इसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है? अगर मान लेते हैं कि एनुअल इंक्रीमेंट को स्टॉप कर देता है, तो ये तो एनुअल इंक्रीमेंट देना है, वो स्टॉप कर देता है, तो ये तो डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। प्रमोशन को डिनाई कर दिया, ये भी डिस्प्यूट हो गया। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ये नहीं होगा डिस्प्यूट, क्योंकि रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ये जो रिकॉग्नाइज होता है वो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 डील करता है रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो नॉट पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीपिंग इन व्यू द स्कीम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है, ठीक है। द एक्ट पुट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू क्लोज एन इंडस्ट्री कवर्ड बाई चैप्टर 5B ऑफ द एक्ट। ये सही है, रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। 5B, चैप्टर 5B में है। चैप्टर 5B में क्या क्या है? फैक्ट्री, माइन और प्लांटेशन, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, तो ये सही है। अंडर द एक्ट ए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू डिसमिसल ऑफ अ वर्कमैन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विदाउट द सपोर्ट ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर। ये गलत है। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है कि डिस्प्यूट रिलेटिंग टू डिसमिसल, अगर आप किसी वर्कमैन को डिसमिसल कर दोगे तो ये डिस्प्यूट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे कैन नॉट लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो ये सही ही होगा। द मेन एम ऑफ द एक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर इन्वेस्टिगेशन सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, सही है। द एक्ट मेक्स प्रोविजन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ये भी सही है, ठीक है। तो वर्कमैन का डिसमिसल जो होगा वो डिस्प्यूट नहीं होगा, ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डज नॉट क्वालिफाई एज स्ट्राइक? कौन स्ट्राइक नहीं होगा विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2Q? सेक्शन 2Q में स्ट्राइक को डिफाइन किया गया है कि अगर आप काम कुछ लोग मिल करके वर्क नहीं कर रहे हैं तो उसको हम लोग स्ट्राइक बोलेंगे, ठीक है। और हमने जो लेक्चर है उसमें बताई थी कि पेन डाउन भी एक तरह का स्ट्राइक है। पेन डाउन कैसे स्ट्राइक हो गया? देखिए, कहीं पे भी स्ट्राइक का मतलब हो गया वर्क करना आपने बंद कर दिया, सिंपल सा याद रखें, ठीक है। वर्क करना बंद कर दिया। तो टूल डाउन हो गया, जैसे फैक्ट्री में टूल आप उठाएंगे ही नहीं, आप जाएंगे बट टूल डाउन कर दिया, मतलब क्या हो गया कि आप टूल नहीं उठाएंगे तो काम नहीं होगा, तो वो हो गया स्ट्राइक। अगर आप ऑफिशियल हैं तो आप अगर किसी ऑफिस में जा रहे हो, वहाँ पे जा करके आप, मतलब पेन डाउन का मतलब हो गया कि आप कुछ काम नहीं करेंगे, तो वो हो गया। तो ये सब स्ट्राइक में आता है। गो स्लो क्या होता है कि आप प्रोडक्टिविटी को स्लो कर दिए, प्रोडक्शन को स्लो कर दिए, कम कर दिए, तो उससे आपको पूरा काम बंद नहीं हुआ, तो वो हम लोग स्ट्राइक में, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाले में जो स्ट्राइक का डिफिनीशन है उसमें नहीं होगा। कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में स्ट्राइक का डिफिनीशन जो है, गो स्लो इज ऑल्सो ए स्ट्राइक, बट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जो स्ट्राइक की बात हो रही है उसमें क्या है कि पूरी वर्क नहीं होनी चाहिए, तब वो स्ट्राइक माना जाएगा। क्लियर, ठीक है। और स्टे इन जो होता है वो क्या होता है? स्टॉपेज ऑफ वर्क, है ना, और वर्क स्टॉपेज करके ब्रिंग प्रेशर टू ऑन एन एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो आंसर गो स्लो हो गया। आप ये स्टे इन, गो स्लो, और देखिए आप टाइप्स ऑफ स्ट्राइक में गो स्लो स्ट्राइक भी है, बट गो स्लो मतलब प्रोडक्शन को कम करना, बट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में जिस तरह की स्ट्राइक की बात की जा रही है उसमें है कि वर्क पूरी खत्म कर देना। क्लियर, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गो स्लो। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट चैप्टर 5B
चैप्टर 5B तो अब द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि चैप्टर 5B जो है वो कहाँ कहाँ नहीं होगा, जैसे कोई सीजनल है ना कैरेक्टर का होगा या इंटरमिटेंट कैरेक्टर का वर्क होगा। इंटरमिटेंट मतलब डिसकंटिन्यूअस, काम थोड़ा दिन हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। और कम से कम 100 एम्प्लॉई होना चाहिए, है ना। इस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग नॉट लेस देन 100 वर्कर, है ना। कम से कम 100 एम्प्लॉई होगा तभी वो काम करेगा, चैप्टर 5B काम करेगा। ये हमारे इसमें लिखा हुआ है 25K में, है ना। नॉट लेस देन 100 वर्कमैन वेयर एम्प्लॉयड, ठीक है, उसी पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्राइक एंड लॉकआउट इन अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब इसमें क्या है, सेक्शन 22, सेक्शन 22, ठीक है, आपको सेक्शन याद नहीं रखने हैं। सेक्शन 22 जो है प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्ट्राइक एंड लॉकआउट आर नॉट परमिसिबल ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग। बिल्कुल सही है। अगर कोई कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग चल रही है, मध्यस्थता की बात चल रही है, समझौता की बात चल रही है, तो आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हो। मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम में कोई केस चल रहा है या आप मध्यस्थता, है ना, मेडिएशन की बात चल रही है, तो आप उस समय स्ट्राइक नहीं कर सकते हो जब तक कि डिसीजन ना आ जाए। क्लियर। नोटिस रिगार्डिंग स्ट्राइक एंड लॉकआउट नीड टू बी गिवन विद इन 8 वीक्स बिफोर स्ट्राइकिंग लॉकिंग आउट। 8 वीक पहले नहीं, ये 6 वीक पहले। तो आंसर क्या हो गया, नॉट पूछ रहा है तो यही होगा। क्लियर। बाकी सब सही होगा। एम्प्लॉयर शैल सेंड इंटीमेशन ऑफ लॉकआउट ऑन द डे ऑन विच इट इज डिक्लेयर टू द अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और लॉकआउट जो होता है वो एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है और स्ट्राइक एम्प्लॉई के द्वारा। नो एम्प्लॉयर शैल लॉकआउट एनी ऑफ हिज वर्कमैन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ लॉकआउट स्पेसिफाइड इन द नोटिस ऑफ लॉकआउट। पहले नहीं कर सकते हैं ना, जो नोटिस निकला है कि इतने तारीख से करना है उससे पहले नहीं कर सकते हैं। हमारा तो आंसर यही हो गया 6 वीक वाला, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है विद इन 6 वीक, ठीक है ना, ये आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब सेक्शन 9C, सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिख देता हूँ बस। सेक्शन 9C है सेटिंग अप ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल मशीनरी। इसमें लिखा गया है कि वहाँ पे सेटिंग करना है जहाँ पे 20 या 20 से अधिक वर्कमैन होगा और एम्प्लॉई, ठीक है ना, और एम्प्लॉयर जो होंगे उसके जो मेंबर होंगे इक्वल नंबर होंगे, ठीक है। और दोनों के जो चेयरमैन होंगे वो अल्टरनेट रोटेशन पे होगा कि कभी एम्प्लॉयर के होंगे कभी एम्प्लॉई के होंगे। और इसमें 6 से ज़्यादा मेंबर नहीं होना चाहिए। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी शैल नॉट एक्सीड मोर देन 6। ओके, सो ये हमारा 9C में लिखा हुआ है। ओके, सो आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडजुडिक्टरी बॉडी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। एडजुडिकेटरी बॉडी का मतलब हमने बताया था कि जो डिसीजन लेता है, जैसे कोर्ट कोई हो गया, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, लेबर कोर्ट डिसीजन लेता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल डिसीजन लेता है, नेशनल ट्राइब्यूनल डिसीजन लेता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इसलिए किया जाता है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बेसिकली किस चीज़ के लिए है, ये आपको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेक्शन 6 में है, लेबर कोर्ट जो है आपका 7 में है, ट्राइब्यूनल जो है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल 7A में है और नेशनल ट्राइब्यूनल 7B में है सेक्शन में। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है कि जो डिस्प्यूट हो रहा है उसके बारे में इंक्वायरी करना कि वो सही है या गलत है, उसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई जाती है। क्लियर। तो हमारा एडजुडिकेटरी बॉडी कौन सा नहीं है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। बाकी सब डिसीजन लेते हैं, लेबर कोर्ट हो गया, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल हो गया, नेशनल ट्राइब्यूनल हो गया, चाहे आर्बिट्रेटर हो गया। ओके, सो ये आपका ऑथोरिटीज अंडर दिस एक्ट इसमें है, ये इसका काम दूसरा है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 within which time period from the publication of an award of an industrial dispute to which the appropriate government is a party, the appropriate government shall make an order rejecting or modifying the award। अब मान लेते हैं सेक्शन 17A क्या कहता है। सेक्शन 17A बात करता है कमेंसमेंट ऑफ अवार्ड। मान लेते हैं कि an award shall become enforceable on the expiry of 30 days from the date of publication। सेक्शन 17 के में कहता है कि कोई भी जो अवार्ड मिलती है, मतलब कोई भी डिसीजन है, उसको क्या करना है, पब्लिश करानी है। अब पब्लिकेशन के 30 दिन के अंदर, है ना, विद इन 30 डेज क्या करना है, वो लागू हो जाएगा। जैसे ही 30 दिन जैसे ही कंप्लीट होगा आफ्टर
30 डेज, 30 दिन जैसे ही कंप्लीट होगा तो वो अवार्ड लागू हो जाएगा, मतलब वो डिसीजन लागू हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि इस अवार्ड को चेंज करना, जो अवार्ड चेंज हुआ, उस जो अवार्ड मिली, जो डिसीजन हुआ, उसको गवर्नमेंट चाहती है कि चेंज करना, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर उसको रिजेक्ट करना चाहती है, मॉडिफाई करना चाहती है, तो क्या होगा, पब्लिकेशन के, ठीक है, सेक्शन 17 में क्या होता है, अवार्ड पब्लिश होती है और पब्लिकेशन ऑफिशियल गजट में, और पब्लिकेशन के 90 दिन के अंदर में, ठीक है, वो उसको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो रिजेक्ट या मॉडिफाई कर सकता है उस अवार्ड को। क्लियर? सो द आंसर इज 90 डेज। ये आपको पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है ये असिस्टेंट लेबर कमिश्नर 2015 की जो पेपर हुई थी उसके क्वेश्चन है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन एज अ मेथड ऑफ सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाज स्ट्रांगली फेवर्ड बाई। गांधी जी ये कहते थे कि कोई भी जो डिस्प्यूट है उसको बेटर है कि कोर्ट में जाने से कोर्ट का भी टाइम खराब होता है, तो बेटर है कि आर्बिट्रेशन हो जाए बिफोर गोइंग टू कोर्ट। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन, एम्प्लॉयर और वर्कमैन दोनों एक एग्रीमेंट बना ले कि चलो ठीक है, एक आर्बिट्रेटर है, उसके पास हम मामला को सुलझा लेते हैं, कोर्ट नहीं जाते हैं, तो वो वॉलेंट्री हो गया, है ना, क्योंकि दोनों अपने इच्छा से वो करता है। क्लियर? तो ये गांधी जी का था कि ऐसे डिस्प्यूट सेटल होना चाहिए, तो आंसर हो गया महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन था, द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विल 1947 ऑब्जर्व दैट इंडस्ट्रियल पीस विल बी मोस्ट एंड्यूरिंग वेयर इट इज फाउंडेड ऑन वॉलेंट्री सेटलमेंट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मशीनरीज अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 वाज क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस। अब इसमें देखिए, अगर हम इसमें आंसर देखते हैं कि वॉलेंट्री सेटलमेंट किस में था, तो अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट की लेबर का ये देखोगे, वेबसाइट अगर देखोगे सीएलसी का, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये पूरी लाइन लिखी हुई है, इंडस्ट्रियल पीस विल बी मोस्ट इंड्यूरिंग वेयर इट इज़ फाउंडेड ऑन वॉलेंट्री सेटलमेंट। सबसे बढ़िया तब होता है जब आप वॉलेंट्री सेटलमेंट कर लेते हो, कोर्ट नहीं जाते हो, कोर्ट में जाने के बाद मामला कुछ और ख़राब हो जाता है। तो बोर्ड ऑफ कॉन्सलेशन ये नहीं होगा, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, ये वर्क कमेटी जो होता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वर्क कमेटी का काम क्या है, जहाँ पे भी 100 से ज़्यादा वर्कमैन होगा वहाँ पे बनानी है एक वर्क कमेटी। वर्क कमेटी में क्या होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयर वाले भी एक सेम जैसे होंगे, जितने एम्प्लॉयर होंगे उतने ही वर्कमैन होंगे, और ये इंटरनल कमेटी होगी। ठीक है, और वहाँ पे डिसीजन अगर हो जाए तो उसको वॉलेंट्री सेटलमेंट कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, वर्क कमेटी। कहीं बाहर नहीं जाना है, खुद में बैठ करके और बात कर ले। ठीक है, ये देखिए ये लाइन लिखी हुई है, इंडस्ट्रियल पीस विल बी मोस्ट एंड्यूरिंग वेयर इट इज़ फाउंडेड ऑन वॉलेंट्री सेटलमेंट। ये आपको सीएलसी के वेबसाइट पे लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें वर्क कमेटी होगा। अब क्या है, अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रिवेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एडजुडिकेशन इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में इंडिया में क्या, कौन सा सिस्टम प्रिवेल कर रहा है, तो क्या है, वॉलेंट्री रेफरेंस एंड वॉलेंट्री एक्सेप्टेंस। वॉलेंट्री एक्सेप्टेंस नहीं है, कंपलसरी एक्सेप्टेंस होता है। ठीक है ना, आपको जो भी अवार्ड है उसकी कंपलसरी एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। ठीक है, कंपलसरी एक्सेप्टेंस ऑफ द अवार्ड, जो अवार्ड आ गया, जो डिसीजन आया, अवार्ड मतलब डिसीजन, वो कंपलसरी एक्सेप्ट करना है। और डिस्क्रिशनरी रेफरेंस, ठीक है ना, डिस्क्रिशनरी रेफरेंस, अपना जो उनकी इच्छा होगी, लेबर कोर्ट है वहाँ जाओगे तो जो जज जो चाहेगा दोनों को सुन करके वो देगा। ठीक है, तो डिस्क्रिशनरी रेफरेंस है। ओके, और ऐसा भी है, डिस्क्रिशनरी इसलिए भी है कि आपको इच्छा है तो जाओ, नहीं इच्छा है तो आप नहीं जाओ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आंसर हो गया। अब क्या है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 द एवरेज पे फॉर मंथली पेड वर्कमैन मीन्स, एवरेज मंथली जो देखिए कुछ एम्प्लॉई होते हैं जिसको मंथली पे किया जाता है वर्कमैन को, कुछ को वीकली पे किया जाता है और कुछ को डेली पे किया जाता है। तो एवरेज पे कैसे काउंट करेंगे? ठीक है, तो जो मंथली पे होती है वो वेजेज पेएबल इन 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स, मतलब 3 महीने प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच द एवरेज पे बिकम्स पेएबल। एवरेज पे, ठीक है ना, जिस दिन कैलकुलेट कर रहे हैं उससे 3 महीने, ठीक है ना, कंप्लीट 3 महीने जो काम किया है उससे हम लोग एवरेज वेट कैलकुलेट करेंगे। अगर डेली रहता, वीकली अगर पेड वर्कमैन रहता तो 4 कंप्लीट वीक का होता है। ठीक है, ये हमारा सेक्शन 2A में दिया हुआ है कि एवरेज पे मीन्स द एवरेज ऑफ द वेज पेएबल टू अ वर्कमैन इन द केस ऑफ मंथली पेड वर्कमैन इन द 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स, इन द केस ऑफ वीकली पेड वर्कमैन इन द 4 कंप्लीट वीक्स, इन द केस ऑफ डेली पेड वर्कमैन इन द 12 फुल वर्किंग डेज। ओके, तो आंसर आपको चूंकि मंथ का पूछा है तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
What is the time period within which the grievance redressal committee constituted under the provision of the Industrial Dispute Act is to complete its proceeding on receipt of a written application by or on behalf of the aggrieved party? अगर आप ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी सेक्शन 9C में है सेटिंग अप ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी। अब क्या है, ग्रीवांस रिड्रेसल मशीनरी के पास अगर कोई एग्रेव्ड पर्सन जिसको प्रॉब्लम है वो अगर कोई रिटर्न एप्लीकेशन देता है तो कितने दिन के अंदर उसको कंप्लीट करना है? तो ये जो है विदिन 30 डेज, जब उसको मिलता है एप्लीकेशन उसके 30 दिन के अंदर उसको डिसीजन देना है। ठीक है, विदिन 30 डेज ऑन रिसिप्ट ऑफ रिटर्न एप्लीकेशन, ये सेक्शन 9C कहता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज नॉट करेक्ट? कौन सही नहीं है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज कंस्टिट्यूटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्या लग रहा है? ये सही है। कॉन्सलेशन ऑफिसर ऑफ फॉर कॉन्सलिएटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब इसमें क्या है ना, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि अगर कोई सेंटर की इंडस्ट्री होगी, ठीक है ना, तो सेंटर करेगा। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है ना, और बाकी जो होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। ठीक है, तो दूसरा भी सही है। द नेशनल ट्राइब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट, ये नहीं होगा, तो नहीं पूछ रहा है तो सी होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है सेक्शन 7 नेशनल ट्राइब्यूनल, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट कंस्टिट्यूट वन और मोर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। तो नेशनल ट्राइब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा, बाकी जितना भी बोर्ड ऑफ कंसलेशन है, ये 4 मेंबर हो 2 या 4, ये सब सही है। ओके, तो इसमें नेशनल ट्राइब्यूनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। ओके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 व्हाट इज द टाइम पीरियड विद इन विच द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज़ टू पब्लिश द अवार्ड ऑफ अ लेबर कोर्ट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल? ये जो भी डिसीजन होगा उसको कितने दिन में पब्लिश करना है? तो हमने कहा था कि सेक्शन 17 कहता है पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड अवार्ड, जो भी रिपोर्ट होगा, जो भी अवार्ड होगा किसी बोर्ड का या कोर्ट का, है ना, वो सारे जो हैं वो जिस दिन मिलेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, उसको विदिन 30 डेज उसको पब्लिश करवानी है, 30 दिन के अंदर उसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश करवानी है। ओके, ठीक है, ये है आपका, ठीक है ना, विदिन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। अगला क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी रिट्रेंचमेंट? रिट्रेंचमेंट, अब रिट्रेंचमेंट क्या होगा? तो सेक्शन 200 ये कहता है कि रिट्रेंचमेंट मीन्स तो होता है टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ अ वर्कमैन, किसी वर्कमैन को हटा देना किसी भी रीजन से, ठीक है। अदरवाइज, लेकिन कौन सा, अगर वॉलंटरी, लेकिन उसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड टू बी रिट्रेंचमेंट, कौन सा रिट्रेंचमेंट माना जाएगा? अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट माना जाता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं है। ओके, तो ये नहीं होगा। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ ए वर्कमैन अदरवाइज दैन एज पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय वे ऑफ डिसिप्लिन, अगर कोई किसी को डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर के हटा रहे हैं तो वो हो गया टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ ए वर्कमैन अदरवाइज दैन एज पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय वे ऑफ डिसिप्लिन। अगर किसी को डिसिप्लिनरी एक्शन से हटा रहे हैं तब तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं होगा, उसको रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन के अलावा अगर होगा तो उसको हम लोग माना जाएगा कि रिट्रेंचमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। सी क्या है? तो बी तो आंसर हो गया। अब हम दो बाकी पढ़ लेते हैं। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कमैन ऑन द ग्राउंड ऑफ इल हेल्थ, बिल्कुल ये भी रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ ए वर्कमैन एज ए रिजल्ट ऑफ नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन द, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है, अगर मान लेते हैं कि अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट को नहीं रिन्यू किए तो वो भी हटा दिए तो रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। ओके, ये आप सेक्शन 2 तो बी आंसर हो गया। ये देख सकते हैं आप, रिट्रेंचमेंट मीन्स दैट ये बट डज नॉट इंक्लूड वॉलंटरी रिटायरमेंट सुपर एनुएशन पे, मतलब कि जब आपका एज पूरा हो जाता है, ठीक है ना, और इल हेल्थ पे भी है तो भी उसको नहीं माना जाएगा। लेकिन नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे होगा तब भी नहीं होगा। लेकिन वे फॉर एनी रीजन व्हाट्स एवर अदरवाइज दैन एज अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय डिसिप्लिनरी एक्शन, डिसिप्लिनरी एक्शन पे हटा रहे हैं तब तो रिट्रेंचमेंट नहीं होगा, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन के अलावा अगर हटा रहे हैं तो वो रिट्रेंचमेंट होगा। तो आंसर क्या हो गया? बी। अगला क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 व्हाट इज द टाइम पीरियड विद इन विच
if no communication has been received by an employer in response to his application to the appropriate government for retrenchment of workmen, then it will be deemed to the permission for retrenchment has been granted. देखिए 25N सेक्शन 25N कहता है कि अगर मान लेते हैं कि किसी को भी हटाना है वर्कमैन को, तो एम्प्लॉयर को क्या करना है? अगर किसी को हटाना है तो एम्प्लॉयर को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना है कि हमको इतने को हटाना है। अगर मान लेते हैं कि 60 दिन के अंदर में कोई रिप्लाई नहीं आता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से, तो उसको मान लिया जाएगा कि परमिशन ग्रांटेड हो गया। क्लियर? 60 डेज के अंदर में। तो आंसर क्या हो गया? 60 डेज। ठीक है, पीरियड ऑफ 60 डेज। जिस दिन एप्लीकेशन मिलता है उसके 60 दिन के अंदर में अगर आंसर नहीं आता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से, तो उसको ग्रांट माना जाएगा कि आप हटा सकते हो। अब क्या है क्वेश्चन है, द टर्म प्रोटेक्टिव वर्कमैन कहाँ पे डिफाइन किया गया है? तो सेक्शन 33 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये बताया गया है कि इन एवरी इस्टेब्लिशमेंट कुछ वर्कर को आपको प्रोटेक्टिव वर्कमैन रखना है, जिसको आप जल्दी हटा नहीं सकते हो। 1% ऑफ द टोटल नंबर, है ना, 1% ऑफ टोटल नंबर, और मिनिमम 5 और मैक्सिमम 100, इतने वर्कमैन को आपको क्या होगा? प्रोटेक्टिव वर्कमैन रखना पड़ेगा। ये कहाँ पे डिफाइंड है? सेक्शन 33 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया बी। ओके, 1% वर्कमैन होंगे, उनको आपको प्रोटेक्टिव वर्कमैन रखना है, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 100। ओके, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन दैट अ स्ट्राइक इज लीगल अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट? कौन से प्रोविजन में लिखा गया है कि स्ट्राइक जो है लीगल है? अब हम लोग इसके क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ स्ट्राइक डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इलीगल लॉकआउट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन दैट अ स्ट्राइक इज लीगल अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट? देखो सेक्शन 24 कहता है इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट के इलीगल लॉकआउट के बारे में बात कर रहा है। इलीगल लॉकआउट का मतलब हुआ कि कंपनी जो है किसी को हटा दिया, ठीक है, और जो मान लेते हैं कि किसी प्रोडक्शन किसी यूनिट को बंद कर दिया और उसको वहाँ के वर्कमैन को हटा रहे हैं, ठीक है, लॉकआउट। तो उस केस में आप अगर स्ट्राइक करते हो तो वैलिड है, लीगल है। ओके, तो आंसर ए ही होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। स्ट्राइक डिक्लेयर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कॉन्सलेशन बिफोर अ बोर्ड एंड 7 days आफ्टर द बिल्कुल, स्ट्राइक अगर मान लेते हैं कि कोई कॉन्सलेशन प्रोसीडिंग चल रही है तो स्ट्राइक आप नहीं कर सकते, हम लोग पहले भी बात किए हैं, ठीक है। या स्ट्राइक डिक्लेयर ड्यूरिंग एनी पीरियड इन विच सेटलमेंट और अवार्ड इज इन ऑपरेशन, मतलब कोई कोर्ट में केस है तो आप अगर करोगे तो इलीगल हो जाएगा। तो लीगल तब होगा जब मान लेते हैं कि इलीगल लॉकआउट कर दिया कंपनी को, कंपनी एम्प्लॉयर जो हो इलीगल लॉकआउट कर दिया, तो उस केस में आप स्ट्राइक कर सकते हो, वो लीगल माना जाएगा। ये आपको लिखा हुआ है सेक्शन 24 में, अ लॉकआउट डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंस, किस कारण से लॉक, ठीक है ना, ऑफ एन इलीगल स्ट्राइक और स्ट्राइक डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ स्ट्राइक डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इलीगल लॉकआउट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इलीगल। ठीक है, अब आप समझिए, 2 लाइन है इसमें, अ लॉकआउट डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंस में, अगर आप इलीगल स्ट्राइक कर रहे हो, इलीगल मतलब बिना परमिशन के स्ट्राइक कर रहे हो, या ठीक है ना, परमिशन नहीं लिया आपने या टाइमलाइन में नहीं लिया, तो अगर मान लीजिए लॉकआउट मतलब एम्प्लॉयर निकाल दिया कुछ लोगों को, तो उसको इलीगल नहीं माना जाएगा। और अगर कोई स्ट्राइक है जो इलीगल लॉकआउट हुआ, जो बिना परमिशन के लोगों को हटा दिया, बिना नोटिस दिए हटा दिया, तो उसको तब स्ट्राइक अगर आप कर रहे हो तो वो भी इलीगल नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे जितनी क्वेश्चन हमें मिली है प्रीवियस ईयर आस्क में, वो हम लोगों ने किया है। अगर आगे भी कुछ क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग फिर से कभी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करेंगे डिस्कशन, तो वहाँ पे करेंगे। आपको फॉर PDF यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ओके, सो PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। और दिस इज ऑल अबाउट द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।